हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री की विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। ये टेस्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ अच्छे से बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अपने आप फ्रेंड्स में भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई कमी लगती है या आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एंकर इन्वेस्टर्स ऑफन सीन इन न्यूज़ आर। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? देखो, एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। ये पहले हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग फॉर स्मॉल स्टार्टअप्स। देखो, जो स्मॉल स्टार्टअप्स को या फिर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को, ऐसे चीज़ों को जो ऐसी चीज़ों में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं क्या? एंजल इन्वेस्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो लॉस हो रहा है उस टाइम पे भी अगर किसी इंस्टीट्यूशन में फंड करते हैं तो उनको बोलते हैं कौन से? वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर इन्वेस्टर्स। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या बच गए? एंकर इन्वेस्टर्स आर दोज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हु इन्वेस्ट इन शेयर्स बिफोर इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। जब तक वो पब्लिक को अवेलेबल होते हैं उससे पहले ही वो उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि और जो पब्लिक है वो, और पब्लिक के लिए वो जो शेयर्स हैं वो क्या हो जाएं? अट्रैक्टिव हो जाएं और पब्लिक उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। ठीक है, ज़्यादा पब्लिक के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो शेयर्स हैं उन शेयर्स में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है सीक्वेंस के बारे में कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, सीक्वेंस हमें बतानी है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि गवर्नमेंट अनाउंस द एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, लेकिन एनुलमेंट कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन मैंने कल ही बताया था। कल इन द सेंस जब लास्ट बार एजुकेशन के बारे में बताया था तो बताया था 1906 में आई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। एंड थर्ड है पैसेज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी करवाया था। ये कब आया था? 1904 में। ठीक है, ये कब आया था? 1904 में। तो हमें क्या बतानी है? सीक्वेंस बतानी है, करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस। सबसे पहले हुआ थर्ड, फिर हुआ सेकेंड, फिर हुआ फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होगी? सी। ठीक है, नॉर्मल अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। करंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है? मेनली यूके और ईयू के बीच में जो आयरलैंड में कैसे वो अपने कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाएंगे उसके बारे में था। ठीक है, तो क्या नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या बोलता है? नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एक क्लोज है यूके के ब्रेग्जिट एग्रीमेंट का, जो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो पेपर वर्क है बॉर्डर पे वो कैसे करेंगे उससे रिलेटेड है। इसमें दो चीज़ें क्रिएट की गई हैं, एक ग्रीन लेन और एक है रेड लेन। ठीक है, एक ग्रीन लेन एक है रेड लेन, ये दो लेन क्रिएट की गई हैं। जो भी सामान अगर नॉर्दर्न आयरलैंड में जाएगा वो ग्रीन लेन से जाएगा डायरेक्ट। अगर वो नॉर्दर्न आयरलैंड में जा रहा है, अगर कोई भी सामान नॉर्दर्न आयरलैंड में जा रहा है तो वो ग्रीन लेन से पास होगा, वो चेक नहीं होगा या फिर बहुत ही कम कस्टम ड्यूटी या फिर चेक्स लगाए जाएंगे।
रेड लेन में कौन सा सामान जाएगा? जो सामान कहाँ जाएगा? यूरोपियन यूनियन या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में कोई सामान जाएगा तो उस पर प्रॉपर क्वेश्चन चेक्स किए जाएंगे और उनको रेड लेन से गुजारा जाएगा। तो उसको है वो है ग्रीन लेन एंड रेड लेन। ठीक है, ये एक ब्रेक्जिट का क्लोज है, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। ठीक है, मेन चीज़ें तो ये हैं। इसमें ये देखो, ये है यूके का पार्ट। ठीक है, ये है यूके, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी यूके का ही पार्ट है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चेक्स नहीं होते हैं। और जो ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये यूके का पार्ट नहीं है, ये ईयू का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक्स वगैरह होते हैं। तो इसीलिए आया था नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की कैसे कैसे कस्टम्स एंड चेक्स किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमें बताने हैं 1857 के रिवोल्ट के बारे में कि क्या कोज है, क्या कोज है 1857 के रिवोल्ट के। ठीक है, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के क्या कोजेज हैं? सबसे पहले सिपोइज वुड नॉट बी गिवन दी फॉरेन सर्विस अलाउंस व्हेन सर्विंग इन सिंध और पंजाब। देखो, किसी भी रिवोल्ट के बहुत सारे कारण होते हैं, कई कारण तो होता नहीं है। तो यस, सिपोइज को सर्विस अलाउंस नहीं दिया जाता था, फॉरेन सर्विस अलाउंस। सेकंड है जर्नल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट रिक्वायर्ड द सिपोइज मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। और बिल्कुल वो बाहर जाने के लिए, मतलब इस एक्ट ने क्या किया था कि जो सोल्जर्स उनको बाहर भी भेजा जा सकता है, लेकिन इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो तैयार नहीं थे बाहर जाने को, इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता था। और थर्ड है मिलिट्री ऑथोरिटीज फॉरबिड द सिपोइज टू वियर कास्ट एंड सेक्टर मास्क। बिल्कुल ये भी मना कर दिया था मिलिट्री ऑथोरिटी ने कि आप अपने कास्ट के सेक्टर एंड मार्क्स नहीं पहन सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था जिसके कारण रिवोल्ट हुआ था। तो रिवोल्ट तो बहुत कारण से हुआ था, लेकिन ये भी मेजर 3 कारण थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पब्लिकेशंस और किस से एसोसिएटेड है, किस पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है? ठीक है, सबसे पहले है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट किसका है? बिल्कुल वैलेंटाइन इन्हीं का है। ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया महात्मा गांधी का, ये सबको पता है। ये तो फ्री हिंदुस्तान किसका है? फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है। और केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, तो कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच नहीं है? कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच नहीं है? जो करेक्टली मैच नहीं है वो कौन से नहीं है? फ्री हिंदुस्तान एंड ये केसरी, दोनों ही करेक्टली मैच नहीं है। तो ओनली 2 पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, आंसर समझ में आया कि ये न्यू देखो याद ही रखने पड़ेंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन कैरोल का, ये यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको? तो क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो उसमें पेरियार्स और वनियार्स कम्युनिटी जो थी वो क्या होते थे? ये पेरियार्स और वनियार्स कम्युनिटी किस चीज़ से एसोसिएटेड है, या मतलब क्या करते थे? ये याद रखना, ये क्या थे? ये सारे लेबरर्स थे। क्या थे? ये लेबरर्स थे। ठीक है, याद रखना ये लेबरर्स थे। ठीक है, और याद रखना ठीक है, लेबरर्स थे। और वहीं पे 2 भाषी भी होते थे, 2 भाषीज भी होते। 2 भाषी मतलब जो 2 भाषाओं में बात कर सकते हैं उस टाइम पे, एक तो लोकल लैंग्वेज, एक इंग्लिश। ठीक है, तो वहाँ पे 2 भाषीज भी होते थे। कुछ होते थे ग्रेन के ट्रेडर्स, ट्रेडर्स में भी कुछ होते थे ग्रेन के ट्रेडर्स, उनको क्या बोलते थे? कोमतीज। ठीक है, कोमतीज। कोमतीज क्या होते थे? ग्रेन ट्रेडर्स। ठीक है, ग्रेन के ट्रेडर्स को बोलते थे कोमतीज। ठीक है, और वेललार्स एक होते थे, वेललार्स। वेललार्स क्या होते थे? वेललार्स होते थे कंपनी की जॉब में जो रूरल कास्ट से पीपल होते थे ना, रूरल कास्ट से जो पीपल होते थे उनको बोलते थे वेललार्स। ठीक है, जो कंपनी में जॉब करते थे। तो ये ऐसे ही है। ठीक है, तो मतलब पेरियार्स और वनियार्स क्या होते थे? ये लेबरर्स कम्युनिटी से होते थे। ठीक है, तो पेरियार और वनियार कम्युनिटी क्या थी? लेबरर होते थे मेनली। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। हमें बताना है क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन सबसे पहले है ये भेजा गया था टू गेन दी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडियंस का साथ लेने के लिए भेजा गया था ये।
तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल उसी लिए भेजा गया था। सेकंड है, इट प्रोमिस्ड फ्रीडम फॉर इंडिया आफ्टर कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। देखो, इसने फ्रीडम ऑफ इंडिया नहीं बोला, तभी तो इसको क्रिप्स मिशन फेल हुआ था, क्योंकि ये अभी भी बोल रहा था क्या, डोमिनियन स्टेटस। और हम मांग कब रहे थे डोमिनियन स्टेटस? हमने मांगा था नेहरू रिपोर्ट में, तब तो दिया नहीं। अब 10-12 साल बाद ये बातें कर रहे हैं कि अब हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है। और ये आया कब था? 1942 में आया था। तो डोमिनियन स्टेटस दे रहा था, कंप्लीट फ्रीडम दे नहीं रहा था, तो नहीं, ये फ्रीडम को नहीं दे रहा था। थर्ड है, इट प्रोमिस टू कन्वेन ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। यस, ये तो इन्होंने बोला था कि आपके लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ये तो बोला था, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड तो बोला था, लेकिन सेकंड नहीं बोला था कि हम आपको फ्रीडम दे देंगे। तो 57 का आंसर क्या हो गया? बी। इन्होंने क्या बोला था? हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तब तक जो डिफेंस ऑफ इंडिया होगा वो किसके हाथ में होगा? ब्रिटिश हैंड्स में होगा। और जितनी भी गवर्नर जनरल की पावर्स हैं वो वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अगर मान लो कि जब आपको कोई प्रोविंस है, अगर मतलब डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, आपकी प्रोविंसेस को मतलब उसके अंडर रख देंगे, तो अगर कोई भी जो प्रोविंस है वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन ना करना चाहे, तो वो अपना एक डिफरेंट यूनियन बना सकती है और वो डिफरेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती है, ठीक है। ये भी उन्होंने बोला था। प्रोविंशियल फ्रीडम इन्होंने दे दी कि प्रोविंसेस को फ्रीडम दे दी थी कि आप कहीं पे भी मतलब जा सकते हो इंडियन यूनियन में, आप चाहो तो मिल सकते हो, चाहो तो नहीं भी मिल सकते हो, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में बनाई जाएगी, वो क्या होगी? पार्टली इलेक्टेड होगी प्रोविंशियल असेंबलीज थे थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और पार्शली नॉमिनेटेड होगी प्रिंसेस से, ठीक है। जो ये होगी ये भी कम्प्लीटली इलेक्टेड नहीं होगी, कुछ पार्शली इलेक्टेड होगी और पार्शली क्या होगी? नॉमिनेटेड होगी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, इसका जो फीचर था ये भी उन्होंने बताया, ठीक है। और जो फ्री इंडिया होगा वो कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर सकता है, वो उनका डिसीजन होगा कि वो वहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया क्रिप्स मिशन ने? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस ने इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने इसको क्यों सपोर्ट नहीं किया? क्या रीज़न थे? क्या बोल रहे थे कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि अब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहे थे? आप जो प्रोविंसेस को सिसीड करने का जो मौका दे रहे हो, तो इससे तो इंडिया कभी यूनाइट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तो कोई बात ही नहीं की आपने, ठीक है। आपने तो इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर की कोई बात ही नहीं की। और अभी भी जब तक है, जब तक भी गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी रहेगी, ये कौन सा मतलब है, ठीक है। इसके अलावा अभी भी जो आप इलेक्शन करा रहे हो उसमें नॉमिनेशन करेंगे प्रिंसेस, तो नॉमिनेशन का कंसेप्ट क्यों? वहाँ पे भी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं जब हम एक डेमोक्रेसी सेटअप करना चाहते हैं? तो ये थी कांग्रेस की कुछ कुछ चीज़ें कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, क्यों नहीं माना उन्होंने क्रिप्स मिशन की बातें, ठीक है। तो ये तो कांग्रेस के साइड से वो थी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शंस थे। क्या मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया था? नहीं, मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने क्या क्यों क्रिटिसाइज़ किया था? क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिंगल इंडियन यूनियन का आइडिया क्रिटिसाइज़ किया था। वो क्या चाहते थे? वो तो अपने अलग नेशन चाहते थे, ठीक है। उनकी पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिप्रेजेंटेशन जैसे वो बोल रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि हमारे अकॉर्डिंग तो ये है ही नहीं, ठीक है। गांधी जी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। क्या बोला था? इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक। जो कौन दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स हमें दे रहे हैं, इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने इसको बोला था, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है। और ये बाद में फेल हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद फिर क्या आया था? क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 58 पे। हमें बताना सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में। बोल रहे हैं कि किस फॉलोइंग रीजन में एक पावरफुल एजिटेशन स्टूडेंट्स ने लेड किया अगेंस्ट कनिंगम सर्कुलर। कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये क्यों किया था? देखो, कनिंगम सर्कुलर में आया था कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए स्टूडेंट ने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था असम में। कहाँ पे हुआ था? ये असम में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। ये असम में हुआ था। कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट या एजुटेशन किया था वो किया था असम में, ठीक है।
ठीक है, ये तो हो रहा था असम में। और भी बहुत जगह जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था 1930s में, तो उसी समय बहुत सारे इवेंट्स और भी हो रहे थे। मतलब सिविल डिसोबीडियंस में ही अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे हो रही थी। जैसे फॉरेस्ट लॉ को डिफाई किया जा रहा था कहाँ पे, मतलब फॉरेस्ट लॉज को डिफाई किया कहाँ किया जा रहा था, जैसे बॉम्बे वाले रीजन, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पे क्या किया जाता, फॉरेस्ट लॉज को डिफाई किया जाता। जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे उनको डिफाई किया जा रहा था। ठीक है, बंगाल में क्या चल रहा था, बंगाल में चल रहा था, अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल में क्या चल रहा था, बंगाल में चल रहा था ये एंटी चौकीदारी, एंटी यूनियन बोर्ड एजिटेशन। ठीक है, एंटी चौकीदारी, एंटी यूनियन बोर्ड एजिटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा था। उसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस में क्या चल रहा था, नो रेंट और नो रिवेन्यू एजिटेशन, कि हम नहीं देंगे रेंट, नो रेंट और रिवेन्यू कैंपेन चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा अगर गुजरात की बात करें, वहाँ पे भी नो टैक्स मूवमेंट चल रहा था, वही सेम यूपी में यहाँ पे। ठीक है, और मणिपुर और नागालैंड में रानी गैडिनलियू थी, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी या डायरेक्ट बोल रही थी। आपने रानी गैडिनलियू का नाम सुना होगा, वो भी इसी टाइम पे थी, गैडिनलियू, जिन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, जो नागालैंड से, मणिपुर से। ठीक है, चिटागोंग आर्मरी रेड भी इसी टाइम पे हुई थी, चिटागोंग आर्मरी रेड भी इसी टाइम पे हुई थी, जो किसने की थी, सूर्य सेन ने की थी। ठीक है, ये बंगाल से थे। उसके बाद तमिलनाडु में क्या, तमिलनाडु में भी सोल्ट लॉ को ब्रेक किया जा रहा था, उसके हेड कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तमिलनाडु में जो सोल्ट लॉ को ब्रेक किया जा रहा था उसके हेड कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, कौन थे, सी राजा गोपालाचारी उनके हेड थे। उसके बाद क्या था, वाईकोम सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह के हेड कौन थे, ये मालाबार में चल रहा था। वाईकोम सत्याग्रह कहाँ था, मालाबार में था। ठीक है, ठीक है, वाईकोम सत्याग्रह मालाबार में चल रहा था। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश में सिबिराम्स थे, सिबिराम्स क्या थे, सिबिराम्स का मतलब क्या होता है, मिलिट्री स्टाइल कैंप्स। ठीक है, सिबिराम्स मतलब मिलिट्री स्टाइल कैंप्स बनाए गए थे, ताकि सोल्ट सत्याग्रह के लिए हेडक्वार्टर्स की तरह ये कैंप्स काम करें। ठीक है, उनके हेडक्वार्टर्स की तरह अलग अलग जगह ये काम करें। ठीक है, उड़ीसा में कौन थे इनको सपोर्ट करने वाले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, गोपाल बंधु चौधरी। ठीक है, उड़ीसा में कौन थे, गोपाल बंधु चौधरी, गोपाल बंधु चौधरी। ठीक है, गोपाल बंधु चौधरी थे। ठीक है, पेशावर में कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, पेशावर में कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट से, या फिर क्या बोलते हैं वो, खुदाई खिदमतदार तैयार किए थे। खुदाई खिदमतदार क्या थे, खुदाई खिदमतदार एक फोर्स थी, एक फोर्स आप मान सकते हो, जो कि इंडिया को फ्री करवाने के लिए उन्होंने प्लेस थी, और क्या थी, नॉन वॉयलेंट थी। नॉन वॉयलेंटली देश को आज़ाद कराने के लिए जो तैयार थे वो थे खुदाई खिदमतदार। इनको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, एक धरसाना में भी सोल्ट मार्च चल रहा था, किसके अंदर था, धरसाना में सरोजिनी नायडू के अंदर, सरोजिनी नायडू के अंदर चल रहा था। ठीक है, और भी बहुत सारे, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल। ठीक है, इमाम साहब और मनीलाल ये थे धरसाना में जो रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे ही थे, ध्यान रखना, जो 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तब अलग अलग जगह पे और कहाँ पे क्या क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उस टाइम पे और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था, तो ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ठीक है, हमें बताना है कि नेशनलिस्ट इंडियन डिमांड ड्यूरिंग प्री कांग्रेस कैंपेन। ठीक है, बोल रहे हैं कि जब कांग्रेस नहीं थी, प्री कांग्रेस कैंपेन्स में क्या डिमांड्स थी नेशनलिस्ट की, क्या डिमांड कर रहे थे नेशनलिस्ट। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो यही है। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल इम्पोर्ट। देखो,
ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था ना कि यहाँ से जाने वाले सामान पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, लेकिन वहाँ से आने वाले सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी या बहुत कम थी। तो ये हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि हमें क्या चाहिए, हमें ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको बढ़ा दो, जो बाहर से टेक्सटाइल आ रहा है, जो यूरोप से टेक्सटाइल आ रहा है, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो लोकल टेक्सटाइल हैं उनका वो कंपटीशन में आएंगे और वो भी ज़्यादा बिकेंगे और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा या खादी ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, तो हम कम करने को नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि बाहर से जो सामान आने वाला है उन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि रिडक्शन करने की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर है कि नो एक्सपेंशन इन अफगानिस्तान, बिल्कुल आप वहाँ पे क्यों खर्चा कर रहे हो, ये भी बोला था। हाई एक्सपेंडिचर ऑन फेमाइन, बिल्कुल फेमाइन रिलीफ पे ज़्यादा खर्चा करो। दी राइट ऑफ इंडियंस टू ज्वाइन दिस सेमी मिलिट्री वॉलंटियर कोर्प्स, बिल्कुल इंडिया को इनमें भी ज्वाइन होने का मौका होना चाहिए। इंडियन जजेस भी यूरोपियंस को ट्राई कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। और इसके अलावा सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन होना चाहिए, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मांगी जा रही थी। तो और सारी स्टेटमेंट्स तो सही है, फर्स्ट ही रॉन्ग थी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, तो प्री कांग्रेस टाइम पे क्या क्या डिमांड्स थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमें बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। पिछली बार ही बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो स्टार्ट किया था उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है कि जमींदार्स वर मेड ओनर्स ऑफ द लैंड एंड देयर राइट ऑफ ओनरशिप वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। जो जमींदार्स थे उनको लैंड जो थी वो लैंड के ओनर बना दिए गए और उसके बाद क्या कर दिया गया, उन्हीं को वो लैंड वो दे देगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो जमींदार हैं उन्हीं को लैंड का ओनर बना दिया गया और ओनरशिप जो है वो हेरिडिटरी बना देगी, ट्रांसफरेबल बना देगी और उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना होता था। सेकंड है इनिशियल फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू अंडर सिस्टम वाज मेड आर्बिट्रली एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद जमींदार्स। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया वो कॉर्नवालिस ने खुद ही कर लिया था। थर्ड है जमींदार्स वर टू पे 10/11 ऑफ द रेंट दे रिसीव्ड फ्रॉम पीजेंट्री। बिल्कुल ये तीनों ही काम उनको करने पड़ते थे जमींदार्स को। ठीक है, उनको याद रखना जमींदार्स को रेवेन्यू तब भी देना पड़ता था जब भी क्रॉप्स फेल भी हो जाएं, चाहे फार्मर्स दे पाए या ना दे पाए, लेकिन जमींदार को टैक्स देना ही देना पड़ता था। इसीलिए फिर वो जो है लोकल पीपल को क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। ठीक है, और 10 ईयर का सेटलमेंट, एक परमानेंट सेटलमेंट कितने ईयर का सेटलमेंट किया गया था, 10 ईयर के रेवेन्यू सेटलमेंट किया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आंसर क्या होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉर्नवालिस और कौन थे जिन्होंने एक मिनट, और कौन थे कॉर्नवालिस जिन्होंने ये तो स्टार्ट किया ही था। कब से कब तक थे कॉर्नवालिस, कब से कब तक थे ये, 1786 से लेके 1793 तक थे ये। और इनके बाद आए थे हमारे जॉन शोर। ठीक है, जॉन शोर के बाद आए थे हमारे जॉन वेलेस्ले। ठीक है, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस वाली जो पॉलिसी है वो भी स्टार्ट की थी। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट में क्या बता रही थी मैं, हाँ, एसपी का जो सिस्टम था वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो थाना या फिर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके अलावा कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स का सिस्टम था वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो काफ़ी सारे काम किए थे कॉर्नवालिस ने। और इन्हीं के टाइम पे जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो भी लड़ा गया था। और उसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। वो कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो यही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक और चीज़ याद आ रही है मेरे को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे वॉइसरॉय भी थे जो 2 बार गवर्नर जनरल बने थे। एक तो भी आए थे, एक फिर ये 1805 में भी आए थे बाद में, और फिर ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी डेथ जो है वो इंडिया में ही हुई थी। ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई थी, इंडिया में ही हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 61 पे। अहरार मूवमेंट के बारे में बताना है। अहरार मूवमेंट,
सबसे पहले है अहराम मूवमेंट के बारे में कि इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मिलिटेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखो बिल्कुल ये सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे थे, आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे और मिलिटेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट को बोल रहे थे बिल्कुल। मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम ये को फाउंडर थे इसके, बिल्कुल ये दोनों को फाउंडर थे। और ये बोल रहे हैं कि अलीगढ़ स्कूल और जमींदार की लॉयलिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट थे, बिल्कुल ये उनके भी अगेंस्ट थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। और ये किस टाइम पे मूवमेंट था? 1910 में ये मूवमेंट था जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और इनके अलावा मतलब ये तो थे ही साथ में मोहम्मद अली, हसन इमाम, इनके अलावा और भी थे जैसे कि मौलाना जफ़र अली खान, मौलाना जफ़र अली खान भी थे, ठीक है। इसके अलावा मज़हर उल हक भी थे। कौन थे? मज़हर उल हक भी थे, मज़ार उल हक भी थे, ठीक है। ये सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट थे। लेटर बाद में याद रखना इन्होंने RRR मूवमेंट वालों ने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था MAI। MAI का मतलब है मजलिस ए अरहार ए इस्लाम, मजलिस ए अरहार ए इस्लाम, ठीक है। ये पार्टी इन्होंने बनाई और फिर बाद में ये जो पार्टी थी ये काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव सुन्नी पार्टी बनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सुन्नी पार्टी थी जो उतनी ज़्यादा बाद में फेमस नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये RRR मूवमेंट 1910 में था जो मिलिटेंट नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। और RRR मूवमेंट कब था? 1910 के आसपास था, ठीक है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 62 पे। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में। सबसे पहले है कि इनको रमाबाई रेनाडे ने फाउंड किया था 1927 में। देखो इनको किसने फाउंड किया था? मार्गरेट कजन्स ने फाउंड किया था, ना कि रमाबाई रेनाडे ने, ठीक है। किसने इसको फाउंड किया था? मार्गरेट कजन्स ने इसको फाउंड किया था 1927 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकंड है इट वर्कड फॉर ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल। बिल्कुल ये इसके लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बात करनी है। और ये जो रमाबाई रेनाडे थी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ही सेवा सदन की भी स्थापना की थी। किसकी? सेवा सदन की भी स्थापना की थी। याद रखना इन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी, इन्होंने आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी, ठीक है। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, सेवा सदन की स्थापना की थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर वुमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 63 पे। हमें बताना है कि ये इनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एक अपर कास्ट के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट थे। और इन्होंने 1851 में एक गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था पुणे में। देखो अगर आप 1851 में गर्ल्स स्कूल की बात कर रहे हो तो वहाँ पे एक ही नाम आपको याद आना चाहिए जो अपर कास्ट के भी अगेंस्ट थे। वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे वो? ज्योतिबा फुले। इनका जन्म जो था एक माली या गार्डनर फैमिली में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या था? हाँ ये तो सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना भी की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा इनके दो वर्क भी काफ़ी फेमस है। कौन से? एक तो गुलामगिरी, आपने नाम ही सुना होगा। एक तो था गुलामगिरी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी। और एक है सार्वजनिक सत्याधर्म, सार्वजनिक सत्याधर्म। ये इन्होंने, इनका वर्क है, ठीक है, लिटरेरी वर्क है ये। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्याधर्म इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक्स हैं ये दोनों, ठीक है। और इन्होंने लॉर्ड राम की जगह किसका एज ए सिंबल यूज़ किया था? राजा बली को, ठीक है। क्योंकि राम को तो मेजर ब्राह्मणिकल फिगर्स मानती थी, लेकिन इन्होंने किसका सिंबल यूज़ किया था? राजा बली का, ठीक है। याद रखना इसको, राजा बली का इन्होंने सिंबल यूज़ किया था। तो ये थे ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हमें बताना है मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। किसके बारे में? मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। बोल रहे हैं कि करकोता डायनेस्टी कश्मीर में जो थी उन्होंने 8th सेंचुरी CE में इसको बनाया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उन्होंने ही बनाया था इसको, करकोता डायनेस्टी ने। उसमें कौन से रूलर थे? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। उसमें भी कौन से रूलर थे? ललित
आदित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने इनका जो था वो ये रूलर थे जिन्होंने करकोता डायनेस्टी ऑफ कश्मीर में 8th सेंचुरी सी में इन्होंने मार्तंड सन टेम्पल बनाया था, ठीक है। लेकिन इस टेम्पल, हाँ ठीक है देख लेते हैं। इट वॉज बिल्ड इन स्क्वायर फील्ड यूजिंग लाइमस्टोन एंड पिलर्स इन ग्रीक पैटर्न, बिल्कुल ये लाइमस्टोन में बना हुआ है और ग्रीक पैटर्न में इसके पिलर बने हुए हैं। पिलर किस में बने हुए हैं? ग्रीक पैटर्न में बने हुए हैं। इट इज़ टैग्ड एज ए साइट ऑफ नेशनल, बिल्कुल इसको भी रिसेंटली नेशनल इंपॉर्टेंस के साइट का वो दिया गया बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? एक मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था, इस मार्तंड सन टेम्पल को, वो थे सिकंदर शाह मिरी। कौन थे? सिकंदर शाह मिरी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इस टेम्पल को, ठीक है। ये अब देखिए करकोता डायनेस्टी क्या थी, याद रखना। ये करकोता डायनेस्टी जो थी एक हिंदू डायनेस्टी थी, ठीक है। कश्मीर में थी, पता चल गया 8th सेंचुरी के आसपास थी, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी परिहसपुर। इसकी कैपिटल क्या थी? परिहसपुर इसकी कैपिटल थी, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? करकोता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके नाम थे दुर्लभ वर्धाना। कौन थे? दुर्लभ वर्धाना थे इसके फाउंडर। करकोता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धाना इनके फाउंडर थे। इन्होंने बुद्धिज्म को भी पेट्रोनाइज किया था। ये हिंदुइज्म को तो किया ही था, साथ में बुद्धिज्म को भी इन्होंने पेट्रोनाइज किया था और 7th से 8th सेंचुरी में ये पावर में। तो करकोता डायनेस्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया। एक ललित आदित्य मुक्तापीड़ा इनके फेमस किंग थे जिन्होंने मार्तंड सन टेम्पल को बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा आंसर इसमें क्या हो जाता है? तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। देखो भाई ये है मार्तंड सन टेम्पल, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय हो रखा है अब तो, लेकिन ये है मार्तंड सन टेम्पल जो था कश्मीर में, जो करकोता डायनेस्टी ने बनाया था, ठीक है। तो यही था मेनली मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये हमने कल की थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब की थी हमने? ये कल की थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड द कंपनी ए रॉयल चार्टर एंड द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू ट्रेड इन ईस्ट, बिल्कुल क्वीन एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दी थी। शाहजहां वाज फर्स्ट मुगल रूलर टू ग्रांट ए फरमान टू ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल भी नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट दिया था सबसे पहले? कौन थे? जहांगीर। किसने दिया था? जहांगीर के टाइम पे जब ये आए थे तब इन्होंने दिया था, दी थी परमिशन। और थर्ड है दी कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत, बिल्कुल तब उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी 1613 में, ठीक है। तो याद रखना जहांगीर ने परमिशन दी थी, ठीक है। तो जहांगीर थे उस टाइम पे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड थर्ड हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था नहीं, आप सही कर दोगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात करनी है, देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि लाला लाजपत राय जो थे उनके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक है। तो याद रखना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में लाला लाजपत राय थे, लेकिन वो क्या थे? फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्या थे वो? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, याद रखना। दीवान चमन लाल जो थे फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, दीवान चमन लाल, ठीक है। कौन थे? दीवान चमन लाल जो थे इनके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी ये नहीं थे, तो जनरल लाला लाजपत राय क्या थे? प्रेसिडेंट थे, वो सेक्रेटरी नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती तो हमारा आंसर ये आ गया सेकंड। इसका मतलब यस जवाहरलाल नेहरू और सी आर जो थे वो भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपको पता हो गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922 जब हुआ, उसी टाइम पे एक वो भी बनी थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, आपने कल देखा होगा। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की भी स्थापना हुई थी, जो कल जिसकी मैंने स्टोरी बताई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? सही है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट भी सही है और ये सेकंड भी सही है। ये जो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है
ये ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। क्या है ये? ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया की। ठीक है, मेनली इसको कौन कंट्रोल करती है? मेनली इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। ठीक है, मेनली अभी भी। ठीक है, इसको कौन करती है कंट्रोल? सीपीआई। ठीक है, इसके अलावा बात करें अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रामेंद्र कुमार। कौन है? रामेंद्र कुमार इनके अभी प्रेसिडेंट है। और जनरल सेक्रेटरी कौन है? अमरजीत कौर। कौन है? अमरजीत कौर। तो ये हैं इनके अभी के जो प्रेसिडेंट हैं। और याद रखना, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ऐसे पहले पर्सन थे, ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से कनेक्ट किया था। जिन्होंने किसको? कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म को सबसे पहले कनेक्ट किया था। इन्होंने क्या बोला था कि इंपीरियलिज्म और जो मिलिट्रिज्म, जो इंपीरियलिज्म और जो मिलिट्रिज्म है ना, ये कैपिटलिज्म के ही बच्चे हैं। दीज आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के दो बच्चे हैं, एक इंपीरियलिज्म और एक है मिलिट्रिज्म। ठीक है, तो इन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से कनेक्ट किया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने भी एक मतलब ये यूनियन बन गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास किया था। ट्रेड यूनियन एक्ट 1960 पास किया था। इसमें क्या था कि हम ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करने लगी ट्रेड यूनियंस को। और रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन कैसे करना है उनका, उसके लिए कुछ कंडीशन सेटअप की गई। ठीक है, और ट्रेड यूनियंस को सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी भी दी गई बहुत सारी, उससे कि आपको सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद 1928 में, याद रखना, ठीक है, ये तो चलो ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया। ठीक है, 1926 में। 1928 ऐसा ईयर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ। ठीक है, बहुत जगह इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक हुई। सबसे फेमस है बॉम्बे टेक्सटाइल मिल की स्ट्राइक। सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? बॉम्बे टेक्सटाइल मिल की जो स्ट्राइक थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। इसमें कौन थे? इसमें किसने किया था? एक गिरनी कामगार यूनियन थी। यहाँ पे कौन सी यूनियन बनी हुई थी? गिरनी कामगार यूनियन। कौन सी बनी हुई थी? गिरनी कामगार यूनियन बनी हुई थी। उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ था। गिरनी कामगार यूनियन ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ था। ठीक है, गिरनी कामगार यूनियन ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? चलो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने पास किया पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस पास की। और उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 पास किया। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 पास किया, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस पास की। इसमें क्या किया गया? इसमें क्या था? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में मेनली क्या क्या चीज़ें थी? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में था कि जो भी ट्रेड यूनियंस हैं उनको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कंसल्टेशन बोर्ड सेटअप करना पड़ेगा मैंडेटरीली, अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। आप ऐसे स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उसमें स्ट्राइक्स को इलीगल बोल दिया गया कि वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो स्ट्राइक्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में। जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है। और अगर आपको कोई स्ट्राइक करनी भी है तो आपको पहले 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा कि हम स्ट्राइक करेंगे, तब आप स्ट्राइक कर सकते हो। अदरवाइज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में इलीगल है स्ट्राइक करना। ठीक है, ये था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में। इसके अलावा जो पॉलिटिकल नेचर की स्ट्राइक थी वो तो बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल ही मना कर दी कि पॉलिटिकल नेचर की जो स्ट्राइक्स हैं उनको मतलब ज़्यादा ध्यान उन पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आ गया, ट्रेड यूनियंस पे इतने ज़्यादा रेगुलेशंस लग गए। तो इसके बाद क्या हुई? मेरठ कॉन्स्पिरेसी। क्या हुई इसके बाद? मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई। आपने सुनी होगी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 31 जो लीडर्स थे, लेबर लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर उन लेबर लीडर्स ने क्या किया? उसी टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चल रहा था 1930 में, उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, लेकिन 1931 के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स जो थी वो कम हो गई, क्योंकि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी वो भी स्प्लिट हो गई थी। कुछ NM जोशी के अंदर चले गए थे जिन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना ली थी NM जोशी के अंडर। ठीक है, मेनली ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब वो हो गई थी, और कुछ को तो इन्होंने क्या कर दिया था? दबाई दिया था। ठीक है, ये एक्ट लगा के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के अंडर उनको दबाई दिया था, और कुछ वो स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, यही था। ठीक है,
इसके अलावा 2-3 चीज़ें और ध्यान रखना। ये तो थी, मैं क्या बता रही थी, कौन से डिस्प्यूट एक्ट और मेरिट कॉन्स्पिरेसी, ये वो ट्रेड डिस्प्यूट्स के बारे में, ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस कैसे काम कर रही है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन से ही रिलेटेड है या वर्कर्स या जो लेबर मूवमेंट से रिलेटेड है क्या। 1870 में एक थे शशिपदा बैनर्जी, इन्होंने एक वर्किंग मेंस क्लब स्टार्ट किया था। शशिपदा बैनर्जी ने एक वर्किंग मेंस क्लब स्टार्ट किया था, ठीक है, शशिपदा बैनर्जी ने एक वर्किंग मेंस क्लब स्टार्ट किया था और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी निकाले थे। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, एक न्यूज़पेपर उसका नाम था भारत श्रमजीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत श्रमजीवी। देखो, शशिपदा बैनर्जी ने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था भारत श्रमजीवी, ठीक है, SBBS ऐसे याद रख सकते हो। शशिपदा बैनर्जी ने BS नाम से या भारत श्रमजीवी नाम से एक पेपर निकाला था और इन्होंने एक वर्किंग मेंस क्लब भी सेटअप किया था, ठीक है। ये थे एक नाम हो गया, ठीक है, शशिपदा बैनर्जी का। दूसरी चीज़ इन्होंने मतलब वर्कर्स की बात की थी उसमें। दूसरे थे नारायण मेघाजी लोखंडे। कौन थे? नारायण मेघाजी लोखंडे। इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन बंधु लोखंडे। इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? दीन बंधु न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। नारायण मेघाजी लोखंडे थे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दीन बंधु में मतलब जो वर्कर्स के साथ जो गलत चीज़ें हो रही थी उसको रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये मैंने जितने भी वर्कर्स से रिलेटेड चीज़ें थी वो मोटी मोटी एक बार आपको बता दी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपका हो गया है कंप्लीट। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 67 में। बिल्कुल ही गोबर बना दिया यहाँ पे। तो आ जाते हैं 67 में। क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स एट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पे इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स में हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द डिफेंस, किसने इंडिया INA के जब ट्रायल्स किए गए तो किसने इंडिया की तरफ से केस लड़ा, ठीक है। तो किसने इंडिया की तरफ से केस लगा? तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, KN काटजू, ये सारे ही थे, ठीक है। कब हुआ था? नवंबर 1945 में केस लड़ा गया था। 3 जर्नल्स के अगेंस्ट केस किया गया था। कौन थे? एक तो PK सहगल थे, एक शाह नवाज खान थे और एक थे वो गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है। और हमारी डिफेंस से केस लॉस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने इनको छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलर अनरेस्ट चल रहा था। इसके अलावा और कोई लॉयर थे? यस, आसफ अली, ठीक है। आसफ अली भी एक लॉयर थे इन्हीं के साथ, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया, ठीक है, जिसमें क्या थे? पैथिक लॉरेंस उसके चेयरमैन थे। कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद क्या आया? कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसके हेड कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस उसके वो थे। तो क्वेश्चन नंबर 67 हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। कौन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट, सारे ही मेंबर्स थे, तो आंसर हो गया D। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। हमें बताना है गांधी जी ने अपनी पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद कहाँ की थी, ठीक है, कहाँ की थी? तो याद रखना कहाँ की थी। BHU की ओपनिंग थी फरवरी 1916 में, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 1916 में फरवरी 1916 में एक ओपनिंग थी, वहाँ पे ये गए थे, ठीक है, याद रखना वहाँ पे गए थे। तो सबसे पहले अपीयरिंग इनकी वहीं पे थी। तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। संथाल अपराइजिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले सिद्धो एंड कानो वर द लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग। बिल्कुल ये लीडर्स थे अपराइजिंग के। जमींदार ज्वाइंटेड हैंड विद ट्राइबल्स एंड अटैक द कॉलोनियल सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी लाइक पुलिस स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन। याद रखना जमींदार जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ट्राइबल्स का साथ नहीं दिया, इसलिए जमींदार्स पे भी अटैक किए गए थे। थर्ड है संथाल ट्राइबल्स वर हेल्प्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल्स इन द रिवोल्ट। बिल्कुल ट्राइबल्स को बहुत सारे नॉन ट्राइबल ने भी सपोर्ट किया था। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कब हुआ था ये रिवोल्ट? संथाल अपराइजिंग 1855-56 में। 1857 के रिवोल्ट से पहले ही हो गया था, ठीक है। क्यों हुआ था ये? क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था? जमींदारी सिस्टम चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा फेमस जमींदारी सिस्टम में वही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में, ठीक है। और बाद में इस रेबिलियन को दबा दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 आंसर हो गया A। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 70 पे, ठीक है।
स्पर्श इनिशिएटिव किसका है? देखो स्पर्श इनिशिएटिव किसका है? स्पर्श इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जिसमें पेंशन सैंक्शन और डिसबर्समेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को देखा जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना, ये है स्पर्श इनिशिएटिव। ये वेब प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाली जाएगी। इसकी स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, मतलब जो पेंशन की रक्षा करेगा ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। सत्या प्रकाश के बारे में बतानी है। सत्या प्रकाश एक जर्नल है, गुजराती जर्नल, जो विडो रिमैरिज को एडवोकेट कर रही थी। वो किससे एसोसिएटेड है? किसने स्टार्ट की थी? तो सत्या प्रकाश गुजराती में है। ये किसने स्टार्ट की थी? ये करसोनदास मुलजी ने स्टार्ट की थी। और एक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये किसने स्टार्ट की थी? स्वामी दयानंद जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी की पब्लिकेशन है। और सत्या प्रकाश गुजराती में ये किसकी है? ये करसोनदास मुलजी की है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या बोलता है? सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट के बारे में बात करनी है। सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट। ठीक है, बोल रहे हैं इंडिया इज द ओनली नेशन विद विच द नॉर्डिक कंट्रीज हैव ए समिट लेवल एंगेजमेंट। देखो समिट लेवल एंगेजमेंट इंडिया के अलावा नॉर्डिक कंट्री की यूएसए के साथ भी है। केवल इंडिया और यूएसए के साथ ही है, तो कि इंडिया ओनली नेशन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है कि द समिट विटनेस द लॉन्च ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। इस पार्टनरशिप में क्या हुआ है? इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक वो हुई है। क्या? इंडिया और डेनमार्क के बीच में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसी समिट में लॉन्च हुई है। ठीक है, तो याद रखना ये एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इंडिया और डेनमार्क के बीच में। ये इसके थ्रू नहीं हुई है। ठीक है, इसमें नहीं हुई है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस समिट में लॉन्च नहीं हुई है। थर्ड है आइसलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड फॉर्म द पार्ट ऑफ नॉर्डिक ग्रुप। तो याद रखना जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो इसका पार्ट नहीं है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसका पार्ट नहीं है। और कौन कौन सी कंट्रीज का पार्ट है? जैसे कि फिनलैंड हो गया, आइसलैंड तो है ही। ठीक है, साथ में नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फेरो आइलैंड हो गया, ये सारे इसके पार्ट है, ना कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसकी रॉन्ग होगी। तो बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कोई भी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहली जो इंडो नॉर्डिक समिट हुई थी वो हुई थी 2018 में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी। ठीक है, याद रखना ये। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा आंसर हो गया डी। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 73 पे। हमें ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव क्या था, प्राइमरी मोटिव क्या था जो उसने लैंड को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया। उनका मेन मोटिव क्या था प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने पर? उनका मेन मोटिव था कि उनको रिवेन्यू मिले, टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट रिवेन्यू बाय मेकिंग लैंड एज सेलेबल, मोर्टगेजेबल एंड एलियनेबल कम्युनिटी। ठीक है, मैंने उनको अपने फायदे से मतलब था, इसलिए उन्होंने लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो गया भी। आ जाते हैं किस पे? 74 पे। 74 क्या? बुक और उसके ऑथर। कौन से बुक कौन से ऑथर ने लिखी है? सबसे पहले है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसने लिखा है? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने लिखा है? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी है? भगवती चरण वोरा ने। वाई आई एम एथिस्ट? भगत सिंह, बहुत फेमस है इनकी। तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी है? भगवती चरण वोरा ने। बंदी जीवन किसने लिखा है? सच्चिदानंद सान्याल ने। देखो ये बुक याद कर लो। ठीक है, बंदी जीवन सच्चिदानंद, सच बोल रहा हूँ, बंदी जीवन मैंने लिखा है। ठीक है, बॉम्ब वोरा ने लिखा है। बॉम्ब और वोरा ऐसे याद कर लो, बॉम्ब वोरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 75 पे। हमें बताना है कि अर्ली कॉलोनियलिज्म में विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड अर्बन ट्रेड सेंटर लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस इन फेज ऑफ मिड 18th सेंचुरी आफ्टर ब्रिटिश पॉलिटिकल। देख, जब भी ब्रिटिश का कंट्रोल आया तो कौन से ट्रेड सेंटर ने अपनी इंपॉर्टेंस को लॉस कर दिया? कौन से पहले ट्रेड सेंटर थे जो अब नहीं रहे? ठीक है, कौन से थे? तो याद रखना कौन से थे वो। कौन से थे? पहले सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, ये सारे सेंटर्स जो थे काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ट्रेड के लिए, लेकिन
ये इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को लॉस कर दिया। तो यही थे जिन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को लॉस कर दिया। नए टाउन कौन से बने, जिनकी नई आ गई मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, ये नए टाउन्स बन गए जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, और ये पुराने टाउन्स थे जिनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 76 पे। हमें बताना है शिगेला के बारे में। शिगेला क्या है, तो याद रखना शिगेला क्या है, एक बैक्टीरिया है जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है। ठीक है, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई भी इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी के टाइम पे। स्प्रेड कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, और पर्सन टू पर्सन भी इसका कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक है, और डायरिया का सेकंड लीडिंग कॉज है ये। ठीक है, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया है ये, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया। ठीक है, पहला लीडिंग कॉज का है रोटा वायरस, सेकंड क्या है, ये शिगेला। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने बताया था आपको कल की इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपको सेशंस याद करने हैं कि कौन कौन से हुए थे। आपको पता होगा, अगर आपने याद किया होगा, 1939 में जो सेशन हुआ था और 1938 में जो सेशन हुआ था, उस 1938 का सेशन था हरिपुरा का सेशन, और 39 का सेशन था त्रिपुरी का सेशन, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे, जिसमें प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। गौरव वल्लभ पंत मूव ए रिजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग फुल कॉन्फिडेंस इन ओल्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया ओल्ड वर्किंग कमेटी की कॉन्फिडेंस करने के लिए। बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट चुने गए आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी थे पहले प्रेसिडेंट, लेकिन इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, और उसके बाद कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी इसके प्रेसिडेंट बने। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, तो याद रखना, देखो हरिपुरा सेशन, हरिपुरा जगह कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ पे है, ये एमपी में है जगह। ठीक है, तो याद रखना, जब प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन में, तो इनका मेन कई सारे इनके फोकस एरियाज थे। कई सारे फोकस एरिया क्या थे, यूथ, ठीक है, ट्रेड यूनियन, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे इनके वो थे। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका मेन फोकस था। नेशनल प्लानिंग कमेटी भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, याद रखना, नेशनल प्लानिंग कमेटी भी इन्होंने बनाई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को इन्होंने क्या बना दिया था, प्रेसिडेंट बने थे। जो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या बना था अपने आप ही, नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरी में सेशन हुआ, एमपी में थे सुभाष चंद्र बोस जी, जीत तो गए, लेकिन कांग्रेस में इंटरनल स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। क्यों इंटरनल स्ट्राइक स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो गांधी जी थे, उनकी तरफ से मतलब थोड़ा सा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में आइडियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सोचते थे, कि वो कुछ चाहते थे, वो कुछ चाहते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब ये नहीं थी कि एक ही चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में दोनों अलग अलग चाहते थे। गांधी जी चाहते थे मैं अपना अलग कैंडिडेट खड़ा करूं, सुभाष चंद्र बोस भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, और इधर से सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए। सुभाष चंद्र बोस जी जीत भी गए, फुल मेजोरिटी से जीत भी गए थे। 1377 1500 में से 1300 सीट सुभाष चंद्र बोस को जी को मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, फिर भी इन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया, ताकि वो कांग्रेस में कोई अब स्ट्राइफ ना आए, क्योंकि अभी टाइम आ गया था इंडिपेंडेंस लेने का, अभी फाइनल चल रहा था, तो अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है भाई, अब हम नहीं वो करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी इनकी आइडियोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे ही। ठीक है, क्यों थे यहाँ पे, तो देखो एक तो मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ये बोल रहे थे कि भाई हमें अब गवर्नमेंट को 6 मंथ का अल्टीमेटम देना चाहिए, या तो हमें स्वराज दो, या फिर हम इमीडिएट स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट दो, नहीं तो ये नहीं मानेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ये बोल रहे थे। गांधी जी बोल रहे थे कि अभी टाइम नहीं आया है, अभी जनता रेडी नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स हैं, सारी क्लासेस डिवाइड हैं, तो जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हम कोई मास स्ट्रगल लॉन्च नहीं कर सकते। तो आपकी ये जो चीज़ है ये गलत है, हम गवर्नमेंट को अल्टीमेटम नहीं दे सकते, अभी टाइम नहीं है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो था सुभाष चंद्र बोस जी इतना स्प्लिट नहीं चाहते थे कांग्रेस के अंदर, इसलिए उन्होंने 1939 में क्या कर दिया,
रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में जाके क्या बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, अपने फॉलोअर्स के साथ क्या बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। कहाँ पे, मकूर उन्नाव में, कहाँ पे, उन्नाव में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, एक न्यू पार्टी कांग्रेस के अंदर ही जो काम करेगी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। लेकिन जुलाई में ही इन्होंने एक कॉल दी कि ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हम करेंगे। इससे इस एक्टिविटी के कारण कांग्रेस ने इनको कांग्रेस से निकाल दिया, ठीक है। मतलब कांग्रेस की मेंबरशिप से सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया गया, कांग्रेस ने इनको वहाँ से निकाल दिया। 3 साल के लिए वो कांग्रेस में कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते थे, तो ऐसा कोई इनको डिबार कर दिया गया, तो ये वहाँ से भी निकल लिए, ठीक है। तो यहाँ से इनका जो सफ़र है मतलब कांग्रेस में यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे इनके बीच में और गांधी जी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। किस किस चीज़ के ऊपर डिफरेंसेस थे, देखो। सबसे पहले तो यहाँ मान लो गांधी जी, यहाँ मान लो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किस किस चीज़ के ऊपर डिफरेंसेस थे, सबसे पहले ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, ये मिलिट्रिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है। ये क्या बोलते थे कि गांधी जी बोलते थे मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको अच्छे मीन्स से इंडिपेंडेंस लेनी है, लेकिन इनके लिए एंड हमें फ्रीडम चाहिए, कैसे भी चाहिए, ठीक है। बोस जी क्या चाहते थे कि बोस जी चाहते थे कि हमें चाहिए सोशलिज्म विद ऑथोरिटेरियनिज्म, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी इंडिया के लिए अभी, क्योंकि नया नया देश बन रहा है। लेकिन ये क्या चाहते थे, हिंद स्वराज चाहते थे, ये सेल्फ रूल चाहते थे, राम राज्य चाहते थे, ग्राम राज्य चाहते थे। ये तो बोल रहे थे गवर्नमेंट की नीडेड ही नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन से ही चलना चाहिए, ठीक है, गांधी जी बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद अरे मैं सोशलिज्म किस में लिख रही हूँ, सुभाष चंद्र बोस में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस में सोशलिज्म वाला, ठीक है, और ये हिंद स्वराज वाला किस में, गांधी जी में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद सर्वोदय का कंसेप्ट भी गांधी जी बोल रहे थे, सर्वोदय की सबका भला, ये वो, ठीक है, सोशलिज्म इन कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ये किस में बिलीव करते थे, गांधी जी बोलते थे कि आपको मैन को ही भगवान मानो, ठीक है। ये मेनली उपनिषद वगैरह उनमें बिलीव करते थे, भगवत गीता की टीचिंग में बिलीव करते थे, ठीक है। ये चाहते थे कि क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन ये कास्ट में बिलीव करते थे, लेकिन अनटचेबिलिटी को मना करते थे कि अनटचेबिलिटी रॉन्ग है, वैसे कास्ट सिस्टम तो वेदों ने ही बताई है। ये बोलते थे कि कास्ट और क्लासलेस सिस्टम होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और जो गांधी जी थे वो तो इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट थे कि इंग्लिश एजुकेशन का कोई काम नहीं है, वर्नाकुलर लैंग्वेज ही देनी चाहिए, नई तालीम देनी चाहिए। लेकिन बोस जी जो थे वो साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन के सपोर्ट में थे, इंग्लिश एजुकेशन के भी वो सपोर्ट में थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे दोनों में, तो इसलिए दोनों ने अपने अपने पाथ अलग अलग ले लिए। तो ये था हरिपुरा और त्रिपुरी का सेशन। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, ठीक है। हमें बताना है टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में बताना है कि गुरुवर टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो कि केरला में चला था, कब था ये, 1931 में। ये इसमें कौन कौन थे, तो याद रखना है इसमें ये सुब्रमण्यम कृष्ण पिल्लाई और ए के गोपालन तीनों ही थे। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी। मेनली डिप्रेस्ड क्लासेस को टेम्परल एंट्री में मूवमेंट के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। साधारण ब्रह्मो समाज क्या था। ब्रह्मो समाज की स्थापना सबसे पहले किसने की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना सबसे पहले 1828 में की थी। वो क्या थे, राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ताकि हिंदुइज्म को प्योरीफाई किया जा सके और मोनोथिज्म को प्रीच किया जा सके, ठीक है, ताकि सब एक ही भगवान माने, ठीक है। लेकिन ब्रह्मो समाज को बाद में किसने वो किया, राधाकांत देव का नाम सुना होगा। राधाकांत देव जो थे, इन्होंने इसको अपोज किया ब्रह्मो समाज को। इन्होंने एक धर्म सभा की भी स्थापना की इसको अपोज करने के लिए, लेकिन राजा राम मोहन राय की फिर क्या होगी, 1833 में डेथ हो गई। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा सेटबैक हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत एक इंसिडेंट आता है ब्रह्मो समाज में, जब 1828 हो गया, एक हो गया 1842, जब देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये क्या थे, तत्वबोधिनी सभा के भी हेड रह चुके थे, जो 1839 में बनी थी उसके भी हेड रह चुके थे। 1842 में इन्होंने इसको ज्वाइन किया। फिर एक अच्छा इंसिडेंट आता है जब 1858 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को मतलब ज्वाइन किया, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने इनको ज्वाइन किया। ये काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थे अपने आइडियाज़ में और बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते थे इसको।
और लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्या नाम है, केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी को जल्दी से ही कर दी। तो बहुत जल्दी कर दी, तो क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज कर दी, ये सब कर दिया। खुद इन्होंने वो बात नहीं मानी जो ये बोल रहे थे केशव चंद्र सेन ने। तो इनकी भी क्या हो गई, वो हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया सिस्टम क्या डिवाइड होगा, केशव चंद्र सेन ने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और इनके जो फॉलोअर्स हैं ना केशव चंद्र सेन के ऑर्गेनाइजेशन में जो थे, उन्होंने अपनी अलग बना ली। ठीक है, टू रेडिकल थे, तो इन्होंने बनाया था, देखो केशव चंद्र सेन ने बनाया था क्या, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इन्होंने बनाया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो इन्होंने बनाया, उसके बाद मैंने बताया कि इन्होंने अपनी बेटी की कहीं कहीं शादी कर दी, कहीं कहीं शादी कर दी ऑर्थोडॉक्स के हिसाब से। तो इससे इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड हो गए। तो उन्होंने फिर एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से निकल के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, और केशव चंद्र सेन को उसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज क्या था, जो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था, उसकी एक ब्रांच थी। ठीक है, जो बोल रहे थे कि स्क्रिप्चर्स ये वो नहीं होनी चाहिए, मेनली वे रीजन ट्रूथ मोरालिटी इसमें फॉलो करने वाले थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने बाद में एक आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलके 1867 में आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलके 1867 में एक वो भी किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना भी की थी बॉम्बे में। इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में। ठीक है, किसने, केशव चंद्र सेन ने। तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आनंद मोहन बोस, सच्चिंद्रा देव एंड उमेश चंद्र दत्त वर दी को फाउंडर्स। साधारण ब्रह्मो, बिल्कुल ये सारे ही को फाउंडर्स थे। ठीक है, किसके, साधारण ब्रह्मो समाज के, जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से अलग होके बना था। सेकंड है, इट एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ इन सुप्रीम बीइंग एंड बिलीव दैट वेदास आर इनफेलिएबल। बिल्कुल भी नहीं। साधारण ब्रह्मो समाज वाले क्या बोल रहे थे कि किसी स्क्रिप्चर को हम नहीं मानेंगे, केवल हम मानेंगे एक ही सुप्रीम गॉड में। ठीक है, किसी स्क्रिप्चर वगैरह या मैन को इनफेलिएबल नहीं मानेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना, जब देवेंद्र टैगोर और केशव चंद्र सेन में डिवीज़न हुआ, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर की जो ऑर्गेनाइजेशन रह गई उसको बोला गया आदि ब्रह्मो समाज, और इन्होंने अपनी कौन सी बना ली, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में भी जब केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी की, तो ये बन गई साधारण ब्रह्मो समाज, और ये अलग हो गए। इन्होंने अलग हो गए 1867 में आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलके प्रार्थना सभा की समाज की स्थापना की बॉम्बे में। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 79 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 80 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज वॉइसरॉय कैप्चर्ड गोवा। कौन से थे वॉइसरॉय जिन्होंने गोवा को कैप्चर किया था और पोर्टुगीज डोमिनेशन को ईस्टर्न कोस्ट मतलब हॉर्मुज से लेके और मलक्का तक अपना बना लिया था। कौन से थे वो, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज रूलर थे। कौन से थे वो, थे अल्बरक्यूक्यू। ठीक है, अल्बरक्यूक्यू, अल्फोंसो डी अल्बरक्यूक्यू। ये कब से कब तक थे, 1509 से लेके 1515 तक थे ये। ठीक है, 1509 से लेके 1515 तक थे। इन्होंने ही 1510 में गोवा को कैप्चर किया था। किससे लिया था, बीजापुर के सुल्तान से। गोवा कैसे कैप्चर किया था, बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने कैप्चर किया था। किससे, बीजापुर के सुल्तान थे। बीजापुर के कौन से सुल्तान थे, इस्माइल आदिल शाह। कौन थे, इस्माइल आदिल शाह थे, उनसे इन्होंने लिया था। ठीक है, और इन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर बोला जाता है। अल्फोंसो डी अल्बरक्यूने को क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया इनको बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने सती प्रथा को भी एबोलिश किया था। सती प्रथा को भी इन्होंने एबोलिश किया था। इनके फ्रेंडली रिलेशन थे विजयनगर एम्पायर के साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए हुए थे। ठीक है, और सेकंड गवर्नर था जो पोर्टुगीज गवर्नर था जो इंडिया में आया था, पहला कौन था, पहला था अल्मीडा। पहला पोर्टुगीज गवर्नर जो इंडिया में आया था वो कौन था, अल्मीडा था। दूसरा कौन था, अल्बरक्यूकी था। थर्ड कौन था, निनो डी क्यूना था। थर्ड कौन था, निनो डी क्यूना था। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। वास्को डी गामा सबसे पहला पोर्टुगीज जो इंडिया में आया था, ये वास्को डी गामा पहले थे। ठीक है, फर्स्ट ट्रेवलर टू केम इन इंडिया वो थे वास्को डी गामा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 80 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है,
British economic policies completely changed the nature of Indian trade. In the context which of the following were the chief exports of India? इंडिया क्या मेन एक्सपोर्ट करता था वैसे 19th सेंचुरी के एंड तक? इंडिया के चीफ एक्सपोर्ट क्या थे? देखो रो ही चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, ये सारी ही चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। इसके अलावा ऑयल सीड्स हो गए, टी, वीट, हाइड, स्किन, ये सारी चीज़ें करता था। तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। मैकोलिन कन्वेंशन किसके लिए है? मैकोलिन कन्वेंशन किसके लिए है, ठीक है। तो याद रखना मैकोलिन कन्वेंशन है मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए, मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए है, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसमें मैच फिक्सिंग को रोका जाता है, ठीक है। ये है मैकोलिन कन्वेंशन, ठीक है। ये है मैकोलिन कन्वेंशन। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, जिसको मैकोलिन कन्वेंशन भी करा जाता है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए। फोर्स में कब आई थी? 2019 में ही फोर्स में आई थी। कब आई थी? 2019 में ही ये फोर्स में आई थी। और इंटरपोल ने भी एक मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स बना रखी है, इंटरपोल ने भी एक मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स बना रखी है, ठीक है। याद रखना सीबीआई भी उसका पार्ट है, ताकि जो कंपटीशन मैनिपुलेशन है उसको रोका जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। हमें बताना शौर्य चक्र के बारे में, शौर्य चक्र अवार्ड के बारे में। बोल रहे हैं कि हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड, तो याद रखें ये हाईएस्ट नहीं, ये थर्ड हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट नहीं है। तो सेकंड है पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज अलोंग विद सिविलियन सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ शौर्य चक्र। बिल्कुल सिविलियंस को भी अवार्ड दिया जा सकता है आर्म्ड फोर्सेज के साथ। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, तो आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं है, ठीक है। कौन किसने बोला था? वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, किसने बोला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये किसने बोला था? ये बोला था श्री नारायण गुरु ने। और इनके जो डिसिपल थे, इनके जो चेले थे अयप्पन, उन्होंने क्या बोला था? नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड। इनकी हर जगह की जगह नो लगा दिया था, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साधारण अयप्पन ने नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड लगाया था, और वन किसने लगाया था? श्री नारायण गुरु ने लगाया था। किसने? श्री नारायण गुरु ने लगाया था। और जो ये ईवी रमास्वामी नायकर है, ये किसके लिए फेमस है? ये नायकर है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए फेमस है। 1920s में जो चला था साउथ इंडिया में, जो नॉन ब्राह्मण्स ने चलाया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस ने। तो ईवी रमास्वामी नायकर वो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 1916 में लखनऊ सेक्शन हुआ था, ठीक है। 1916 में एक लखनऊ का सेशन हुआ था जिसमें पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हुआ था? सबसे पहले बोल रहे हैं लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो याद रखना लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट जी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। और तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता। 1915 में फिरोज शाह मेहता की डेथ हुई थी। वीकेंड दी अपोजिशन फ्रॉम बॉम्बे ग्रुप विच लेड टू मर्जर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। बिल्कुल इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ ये पैचअप हो गए थे, बिल्कुल। और प्रिसाइड किसने किया था इसको? अंबिका चरण मजूमदार ने। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 का लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैचअप हुआ था मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ भी, और कांग्रेस में भी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी कंबाइन हो गए थे। और इसमें हेड किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या है? रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। हमें बताना है किसके बारे में, कौन से वाइसरॉय ने ऐसा किया था? कौन से वाइसरॉय की बात चल रही है ये? सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने इंप्लीमेंट किया था? बहुत फेमस एक्ट है वर्नाकुलर। आप तीनों पहले नहीं पता, ये पता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता, ये किसने लगाया था? लिप्टन ने लगाया था, ठीक है। लिप्टन कब तक के? 1876 से 80 तक थे। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, पिछली बार ही बताया था 1876 से 80 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिप्टन ने लगाया था, ठीक है। थर्ड अफगान वॉर बहुत फेमस है, थर्ड अफगान वॉर भी इसी टाइम पे लड़ा गया था। और आर्म्स एक्ट जो थे वो भी इसी टाइम पे आया था 1878 में, ठीक है। और इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल इंपोर्ट वो भी रिमूव की गई थी। तो ये सारी ही चीज़ें किसने की थी? लिप्टन जी ने की थी, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही बेकार रूलर थे। फिर आए थे रिपन,
जिनको सारी चीज़ें इन्होंने उल्टी की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी हटा दिया था और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अच्छी की थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 86 हो गया कंप्लीट, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें बताना है गदर मूवमेंट के बारे में। बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो गदर का जो पब्लिकेशन था वो उर्दू लैंग्वेज में आया था। ठीक है, सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज में आया था, उर्दू लैंग्वेज में आया था। और सेकंड है द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ गदर मूवमेंट। सेकंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे हुआ था। देखो गदर मूवमेंट कब था, 1913 के आसपास था। उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था। तो सेकंड वर्ल्ड वार ने इन्फ्लुएंस नहीं किया था। उर्दू लैंग्वेज में पहला सर्कुलर आया था, बिल्कुल सही है। शोर कमेटी सेटअप की गई थी कोमागाता मारू इंसिडेंट के बारे में, शोर कमेटी वो की गई थी, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उस टाइम पे शोर कमेटी को कोमगाता मारू इंसिडेंट को इंक्वायर करने के लिए बिठाया गया था, शोर कमेटी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें इसके बारे में सही हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। फिरोज शाह मेहता के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या है, अच्छा नहीं, कुछ और ही बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, देखते हैं। सबसे पहले है द रिटायरमेंट ऑफ फिरोज शाह मेहता फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1901 ड्यू टू बैड हेल्थ, ही गॉट इलेक्टेड इन द प्लेस। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की जगह इनको इलेक्ट कर लिया गया। कौन है ये, ठीक है। ही गेन्ड ग्रेट फेम फॉर हिज बजट स्पीच, बजट पे स्पीच इसने काफ़ी अच्छी दी थी, विच ही यूज टू बी रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली बाय द न्यूज़पेपर एंड हुज रीडर्स वुड वेट ईगरली फॉर द मॉर्निंग कॉपी। बाल गंगाधर तिलक एंड हिज लाइफ लॉन्ग पॉलिटिकल अपोनेंट सेड एट हिज फर्नल। बाल गंगाधर तिलक ने इनके मतलब डेथ पे क्या बोला था, दिस डायमंड ऑफ इंडिया, दिस जेवल ऑफ महाराष्ट्र, दिस प्रिंस ऑफ वर्कर्स इज टेकिंग एटर्नल रेस्ट ऑन द फनल ग्राउंड, लुक एट हिम एंड ट्राई टू इमुलेट हिम। इसको कॉपी करने की कोशिश करो। ये किसके बारे में बात चल रही है, ये बोली थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। किसके बारे में बात बोल रही है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसे बोला था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है इसी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोला जाता है, जो बाद में इंडियन लीग ने इसको सुपरसीड किया था 1876 में। ठीक है, इंडियन लीग में कौन कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, देख लेते हैं। इट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो सिविल सर्विसेज की एज घटा दी थी उसके लिए, बिल्कुल इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बिल्कुल इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। सेकंड, द एसोसिएशन डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल बोला था। बोल रहे हैं इंडियन आर्म्स एक्ट के फेवर में थे। लिप्टन ने एक्ट लगाया था तो उसके फेवर में कैसे हो सकते हैं, उसके ये फेवर में नहीं थे। ठीक है, उसके फेवर में नहीं थे, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में लिप्टन ने लगाया था, तो अगेंस्ट में लगाया होगा। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट में थे इंडियन आर्म्स एक्ट के भी, तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। मिशन अमृत सरोवर के बारे में बात करें। मिशन अमृत सरोवर, इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं कि 75 वाटर बॉडीज अक्रॉस द कंट्री एज ए टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनानी है आज़ादी के अमृत महोत्सव में। तो याद रखना 75 वाटर बॉडी ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में बनानी है। 75 हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको खोजनी है 75 वाटर बॉडीज। ठीक है, जिसको अमृत सरोवर बनाना है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। सेकंड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं इसमें। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, और टेक्निकल पार्टनर इसके कौन है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो टेक्निकल पार्टनर कौन है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें BISAG-N। ठीक है, ये इसके टेक्निकल पार्टनर है। तो 90 का आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया, डी, कोई भी नहीं है। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्या स्टेटमेंट सही नहीं है सूरत स्प्लिट के बारे में, सही नहीं पूछी है। ठीक है, याद रखना कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले है दी पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक वॉज इंट्रोड्यूस बाई ब्रिटिश टू आइसोलेट द एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल ये तो यूज ही कर रहे थे वो।
इसकी पॉलिसी को। लॉर्ड मिंटो एंड मॉर्ले ऑफर्ड फ्रेश रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बिगनिंग ऑफ 1906 एंड मॉडरेट्स एग्रीड टू कोऑपरेट विद द, बिल्कुल ये भी हुआ था। अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता वर द लीडर्स ऑफ मॉडरेट विंग। देखो अरविंद घोष किस में थे, ये लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ये एक्सट्रीमिस्ट्स में आते थे, ये मॉडरेट्स में नहीं आते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज शाह मेहता ये मॉडरेट्स में थे, ठीक है। तो अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट में थे, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो क्या कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट मिलेगी। इन कलकत्ता कांग्रेस 1906 4 कॉम्प्रोमाइज, 4 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एक तो स्वदेशी, एक बॉयकॉट, एक नेशनल एजुकेशन, एक सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इन 4 चीज़ों पे वो हुआ था। फिर बाद में इस प्लेट का पैचअप कब हुआ था, 1916 में, जब लखनऊ पैक्ट हुआ। उसमें मजूमदार जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हुई, मुस्लिम लीग की यूनिटी भी हुई और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की भी वो हुई। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। हमें बताना है विद रेफरेंस टू ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, तो क्रोनोलॉजी में बनाना है कौन सा पहले लिया कौन सा बाद में लिया। देखो तो सिंध को एनेक्स कब किया था, 1843 में एनेक्स किया था। पंजाब को कब किया था, 1848 में किया था। और झांसी को कब किया था, 1853 में एनेक्स किया था। तो कैसे कैसे इनको एनेक्स किया, तो 1 2 3 ऐसे इनको एनेक्स किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में बताना है। उसमें भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। पहले बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर दोज क्रेडिटर्स हु हैव प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट। देखो ऐसे क्रेडिट गुड्स एंड सर्विसेज जो कॉर्पोरेट डेटर को देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो कॉर्पोरेट डेटर को देते हैं उनको क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उनको बोला जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। उनको क्या बोला जाता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स उनको बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। सेकंड है ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। तो देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी और कॉर्पोरेट डेटर भी, तीनों ही इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के बारे में गलत होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। समझ में आया ये आंसर डी क्यों हुआ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। हमें बताना है किसके बारे में, वर्क और कौन सी उससे एसोसिएटेड है। बोल रहे हैं हितावदा। हितावदा किसने स्टार्ट की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। हितेचु किसने की थी, याद रखना हितेचु किसने की थी, हितेचु की थी गोपाल हरि देशमुख ने। हितेचु किसने की थी, इन्होंने नहीं की थी, गोपाल हरि देशमुख ने की थी। किसने की थी, गोपाल हरि देशमुख जी ने स्टार्ट की थी हितेचु, ठीक है। शूद्रक किसने स्टार्ट की थी, शूद्रक की थी गोपाल गणेश अगरकर ने। किसने की थी, इन्होंने नहीं की थी, किसने की थी, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर ने की थी, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि 1885 में फर्स्ट 1885 में फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड अदर लीडर्स ऑफ बंगाल मर्ज देयर फोर्सेस विद दोज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो याद रखना 1885 में नहीं, इन सब ने 1886 में अपनी चीज़ों को, मतलब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अदर लीडर्स ने मर्ज किया था अपने फोर्सेस को, ना कि 1885 में। सेकंड सेशन में किया था, फर्स्ट सेशन में नहीं किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, 1886 में किया था, ठीक है। सेकंड है दादा भाई नारोजी प्रिसाइडेड ओवर कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1886। 1886 में कौन प्रिसाइड किए थे, ये दादा भाई नारोजी, बिल्कुल 1886 में दादा भाई नारोजी ने प्रिसाइड किया था। कादम्बनी गांगुली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस थर्ड सेशन, नहीं इन्होंने थर्ड सेशन को नहीं किया था, इन्होंने 1819 में कौन सा फिफ्थ या सिक्स सेशन था, सिक्स सेशन को इन्होंने काउंट किया था, मतलब वो किया था, क्या किया था, एड्रेस किया था। तो इन्होंने थर्ड सेशन को नहीं, इन्होंने सिक्स्थ सेशन को वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, एड्रेस किया था। तो कादम्बनी गांगुली ने सिक्स सेशन को किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो केवल नहीं, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दादा भाई नारोजी जो थे 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कब कब बने थे, तो 1886 में हो गया, एक 1893 में भी बने थे, 1893 में भी बने थे, और फिर 1906 में भी बने थे। फिर 1906 में, 1893 में सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में सेशन हुआ था,
ठीक है। और 1906 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में सेशन हुआ था। 2 बार कलकत्ता में सेशन हुआ, 1 बार लाहौर में हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। 1885 में प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, 1885 में प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एक की प्रिकर्सर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 जने थे, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये ही बाद में कांग्रेस में मिल गई थी, ठीक है, जाके। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 895 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 1857 के रिवोल्ट के बाद आर्मी में क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले है इट मूव द कंपनीज यूरोपियन ट्रूप्स टू सर्विस ऑफ द क्राउन। कंपनी की जो यूरोपियन ट्रूप्स थी उनको सर्विस ऑफ द क्राउन में लगा दिया गया, बिल्कुल इंडियंस को हटा दिया गया वहाँ से। सेकेंड है द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस जो है उनको बढ़ा दिया गया और 1:2 कर दिया गया बंगाल आर्मी में, बिल्कुल। और ऑल दी हायर पोस्ट जो थी वो सारी यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दी गई, बिल्कुल। तो तीनों ही चीज़ें की गई थी जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। हमें बताना है वुमेन्स वर एट द फोर फ्रंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो कौन कौन थी, देखो, अरुणा, आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, सारे ही थी, ठीक है। ये अरुणा एंड सुचिता कृपलानी ये मेनली अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रही थी, उषा मेहता सीक्रेट रेडियो चला रही थी। तो कुछ तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। हमें दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करनी है। ही ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1860। कल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में फाउंड की थी 1866 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बिल्कुल 3 बार कब कब, एक तो 1886 में बने थे, फिर 93 में बने थे, फिर ये कब बने थे 1906 में प्रेसिडेंट बने थे। तो ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। 6 में ही बने थे ना, हाँ 1906 में। ये कलकत्ता में था, ये कलकत्ता में था, ये लाहौर का सेशन था। ही अटेंडेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन 1904। बिल्कुल 1904 में इन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस को ज्वाइन किया था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रखा था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। नहीं, 1 सेकेंड, मैं क्या बोल रही हूँ। याद रखना, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड उस टाइम पे नहीं थी, वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड थी, याद रखना, ठीक है। देखो मैंने भी यहाँ क्वेश्चन गलत कर दिया था, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं थी, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड थी, ये यहाँ पे गलत था, ठीक है। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की जगह सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड थी, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इसका क्या हो गया, सी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, ठीक है। फिर 1906 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था ना, जिसमें दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे, उसमें भी सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज को गोल बता दिया था कि हमें यही अचीव करना है, ठीक है। तो तभी इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। फिर आ जाते हैं 99 पे। चिटागोंग ग्रुप के बारे में बताना है। चिटागोंग ग्रुप में कौन कौन एसोसिएटेड था, सूर्य सेन भी थे, प्रीति लता वाडेकर भी थी, लोकनाथ बोल भी थे, कल्पना दत्त भी। ये 2 फीमेल्स थी बहुत फेमस, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त। तो चारों ही चिटागोंग आर्मी रेड से इंस्पायर थे। कब हुई थी चिटागोंग आर्मी रेड, अप्रैल 1930 में हुई थी, ठीक है, हुई थी। 1916 के ईस्टर राइजिंग इन आयरलैंड के ईस्टर राइजिंग से मेनली इंस्पायर थे। और बाद में सूर्य सेन को 1934 में हैंग भी कर दिया गया था, ठीक है। और बाद में तारकेश्वर दस्तीदार को भी हैंग कर दिया गया था, क्योंकि वो इनको प्रिजन से निकालने में हेल्प कर रहे थे। 2 फीमेल थी, प्रीति लता एंड कल्पना दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 99 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। INS उदयगिरी क्या है, तो याद रखना INS उदयगिरी क्या है। INS उदयगिरी एक स्टेल्थ फ्रेट है, ये क्या है, इंडिजीनियसली मेड भी है, स्टेल्थ फ्रेट है, ठीक है। 2 फ्रंट लाइन शिप है, एक तो INS सूरत, एक INS उदयगिरी, ठीक है। 2 इसी टाइम पे बनाए जा रहे हैं, एक तो INS सूरत, एक है INS उदयगिरी। जो INS सूरत है वो प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का पार्ट है ये, और इसका 4th शिप है। INS उदयगिरी जो है ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, का पार्ट है, जिसमें फ्रीगेट बनाए जा रहे हैं, स्टेल्थ फ्रीगेट बनाए जा रहे हैं, और ये उसका 3rd शिप है,
ठीक है। तो याद रखना ये INS उदयगिरी और INS सूरत के बारे में। तो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।